नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैसा कि उनकी परफॉर्मेंस है 2017 में वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। उसके बाद 32 सालों बाद उन्होंने इतिहास दोहराया और सरकार अपनी दोबारा चुन के ले आए, मुख्यमंत्री हैं। उसी के साथ तमाम अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं, अपने शानदार प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। योगी जी कुल मिला के हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन योगी जी इस समय नेपाल के हवाले से चर्चा में हैं। नेपाल के हवाले से आखिर योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है? ये एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप पीछे देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर आपको दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपको पोस्टर में दिखाई देंगे नेपाल के भूतपूर्व, एक तरह से राजा ही कहिए, और राजा तो वो हैं ही हैं, लेकिन राजशाही का 2008 में नेपाल में अंत हो गया। वहां की एक सो कॉल्ड कथित सामाजिक क्रांति के बाद, हालांकि वो पूरी तरीके से लेफ्ट और जो माओइस्ट अप्रोच था, उसका एक अलग इतिहास है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, उनके साथ उनका पोस्टर क्यों है? ये जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ज्ञानेंद्र शाह, जो कि 2008 में राजा नहीं रहे, राजशाही खत्म हो गई, लेकिन वो अभी पोखरा गए थे। पोखरा में उन्होंने एक लंबा प्रवास किया और कुल मिला के ज्ञानेंद्र विक्रम शाह 2008 के बाद काफी सक्रिय हैं। और ये सक्रियता ऐसा नहीं है कि इस फोटो के आने के बाद है। पिछले कुछ सालों से, लगभग 1.5 से 2 सालों से ज्ञानेंद्र विक्रम शाह नेपाल में काफी एक्टिव हैं। ये काठमांडू जब ये उतरे तो वहां पर 20-25 हजार लोगों की भीड़, सामान्यतः राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में ऐसा देखा नहीं गया था पब्लिकली ज्ञानेंद्र विक्रम शाह के लिए। लेकिन इस बार ये जोश आया और नारे भी लगे त्रिभुवन एयरपोर्ट के सामने, जो काठमांडू में है, कि साहब गद्दी खाली करो, नारायण हिती खाली करो। ये ऑफिशियल पैलेस है, निवास राजा का, और हमारे राजा आ रहे हैं। आप सबको एक चीज और पता होना चाहिए, जब नेपाल के राजा आ रहे हैं तो उसी के साथ नेपाल में जो 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था और उसके बाद उसका दर्जा खत्म हो गया, उसके वापसी की भी बात चल रही है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग एंगल आता है कि नेपाल में न सिर्फ राजशाही वापस आने की बात हो रही है, बल्कि वहां पर हिंदू राष्ट्र, जो कि बाद में उन्होंने उसको सेकुलर कर दिया और हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया वहां की सो कॉल्ड क्रांति के बाद, उसको लाने की बात चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये केवल इस तरह का पोस्टर दिखाई दे रहा है और अकेला एक पोस्टर है और एक पोस्टर पर ही ये सारी बातें हो रही हैं। ये पोस्टर और भी हैं। और उस पूरी रैली में कल काठमांडू में अलग अलग जगहों पर इस तरह के पोस्टर हुए जहां योगी आदित्यनाथ जी को भी दिखाया गया। थोड़ा सा इतिहास की बातें भी बता दें आपको। अगर हम बात करें नेपाल का, ये थोड़ा सा इतिहास, बहुत लंबे में मैं नहीं जाऊंगा। 2001 तक वहां सब कुछ ठीक चल रहा था नेपाल में। नेपाल में अपना एक राज परिवार था। ये जो तस्वीर आप अब देखने जा रहे हैं, ये तस्वीर 2001, 1 जून तक की बात कर रहा हूं। 1 जून मुझे अच्छी तरह याद है। हम जैसे लोग उस समय बिल्कुल खबरों में, अखबारों में ये खबर हमने पढ़ा था। और 2001 में 1 जून को एक फैमिली डिनर था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उस समय नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह, उनकी पत्नी, उनके 2 और बच्चे, और साथ में एक युवा दीपेंद्र विक्रम, ये उनका बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है। 1 जून को नेपाल के नारायण हिती पैलेस, जो कि आधिकारिक निवास, वहां पर एक भोज था, फैमिली डिनर था। फैमिली डिनर में सारे इकट्ठे हुए थे। कई सारी थ्योरीज हालांकि चलती हैं, लेकिन कुल मिला के घटना ये हुई कि दीपेंद्र अंदर गया और 3-4 असलहे ले आकर पूरे फैमिली के, अपनी मां, अपने पिता, भाइयों, 7 मिलाकर 9 लोगों की हत्या, और खुद भी गोली मार ली। 3 दिन कोमा में रहा।
और कोमा में रहने के बाद फिर उसकी भी हत्या हो गई। बहुत सारी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आई, यहाँ तक कि जो बाद में इनके भाई यानी वीरेंद्र विक्रम के, जिन ज्ञानेंद्र विक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब राजा बने, इनके बाद हालांकि राजा वही बने, 2008 तक रहे जैसे मैंने अभी बताया, उनके ऊपर तक आरोप लगा। उनका बेटा पारस था, भतीजा एक तरह से कह सकते हैं, वो भी उस डिनर में था, हालांकि ज्ञानेंद्र विक्रम नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर भी आरोप लगा क्योंकि उसको कुछ आया नहीं था, लेकिन वो ये था कि शादी वगैरह को लेके दीपेंद्र ने वो हत्या कर दी। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो और भी चली हैं, और कई सारी थ्योरीज भी और चली हैं। सारी थ्योरी जो है उनको मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा। कुल मिला के उसके बाद, इस दुखद घटना के बाद, हम लोगों को याद है अखबारों में पढ़ के सारा सन्नाटा हो गया था, और तब से लेके जो हिंदू राष्ट्र के रूप में, अकेले हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल का एक अपना स्थान और अपनी एक पहचान थी, उसके दिन उल्टे शुरू हो गए। 2008 तक ज्ञानेंद्र रहे, हालांकि नेपाल तब तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर प्रचंड और तमाम ये लेफ्टिस्ट और कुछ चाइना के सहयोग से वहां पर सो कॉल्ड क्रांति कराई गई। अब वहां पर वापसी हो रही है। जहां तक नेपाल की आपको बात बताऊं, दर्शकों, नेपाल से भारत के रोटी और बेटी के संबंध कहे गए हैं। हालांकि सीमा विवाद भी रहा है। आपने देखा जब लेफ्ट की सरकार वहां पर नेपाल में रही है, जब जब रही है, तो सीमा के बहुत सारे विवाद आपको नेपाल से दिखाई देंगे। लेकिन आखिर योगी आदित्यनाथ जी वहां पर क्यों इस तरीके से लाइट में है? उसके भी कुछ ऐतिहासिक कारण, और ऐतिहासिक कारण यह है, नेपाल का जो राजघराना है उससे गोरक्षपीठ जहां से आते हैं, जहां के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, उससे ऐतिहासिक संबंध है, बहुत पुराने संबंध है। और इतने पुराने संबंध हैं कि जब आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहे होंगे ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं, उनकी पत्नी है, और गोरखनाथ मंदिर 21 साल बाद, जी हाँ 21 साल के बाद, इससे पहले इनके भाई जो नहीं रहे थे 2001 में, वीरेंद्र विक्रम शाह, वो आए थे गोरखनाथ मंदिर, क्योंकि बहुत ज्यादा अगाध विश्वास वो इस राज परिवार का गोरक्षनाथ से रहा है। तो ये अभी इस साल, इसी साल की ये पिक्चर है जब ज्ञानेंद्र विक्रम शाह गोरखनाथ मंदिर आए। परंपरा के रूप में बता दूं आपको, ये जानकारी बेहद महत्व की है। ये बताएगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ की भूमिका नेपाल में बन रही है, और खास तौर से राजशाही के जरिए हिंदू राष्ट्र की वापसी में। गोरखनाथ मंदिर का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है, सालाना आयोजन होता है, वो होता है मकर संक्रांति का। 1 महीने, सवा महीने तक चलने वाला यह मेला है, और उसमें परंपरागत रूप से पहली खिचड़ी जो चढ़ती है वो नेपाल के राज परिवार से आने की परंपरा है। पहले इसके खुद राजा भी गाहे बगाहे आए हैं और नियमित आते रहे हैं, बहुत सालों तक आते रहे हैं। जब राजा नहीं आते रहे हैं तो एक आधिकारिक राज परिवार का, नेपाल राजघराने का प्रतिनिधि पहली खिचड़ी लेके मकर संक्रांति के दिन गोरक्षनाथ मंदिर में चढ़ता है। तो ये एक नजदीकी है, और जहां पर 1 to 1 बात होती है, और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ये आपको मंदिर में दर्शन करते हुए ज्ञानेंद्र विक्रम दिख रहे हैं आपको, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनके 5 कालिदास मार्ग जो लखनऊ का ऑफिस है, वहां पर ज्ञानेंद्र विक्रम ने बाकायदे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की अभी कुछ दिन पहले ही। उसके बाद लगातार 1.5 सालों से, अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में मैं आपको ले चलता हूं, जो एक्चुअल जमीन पर स्थिति है। देखिए 2008 में वहां पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लाने के बाद संविधान में बहुत परिवर्तन किया गया, लेकिन नेपाल 2008 तक जो राजशाही में था, उसके बाद वो कभी स्टेबल नहीं हो पाया। 2008 से लेके अब तक 13 सरकारें नेपाल में आ चुकी, यानी कोई सरकार अपना टर्म नहीं हो ले पाई। संविधान तक दोबारा लिख दिया, उसको अडॉप्ट करने में बड़ी समस्या आई। अच्छा, दूसरा, नेपाल का जो एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप कह सकते हैं सामाजिक, एक तो 81-82% के आसपास हिंदू हैं, दूसरा एक पहाड़ का अपना इलाका है, और दूसरा मैदान का इलाका है।
वहां पर भारतीय मूल के आपके मधेशी समाज है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो राजशाही के विरोध में हैं। आरएसएस वहां पर जमीन पर काफी एक्टिव है, ये यहां बड़ी ध्यान देने की बात है। और चूंकि फिलोसफिकल सेंटर जो एक तरह से कहते हैं ना गुरु, मुझे अभी भी याद है, और नेपाल की करेंसी में श्री श्री 1008 बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, ये वहां की करेंसी में। तो ये एक जो संबंध रहा है आध्यात्मिक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुरु वाला संबंध इस पीठ से, गोरक्ष पीठ से, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन इस समय पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यहां योगी आदित्यनाथ जी की पर्सनल, व्यक्तिगत लेवल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इस हवाले से। इसलिए अगर कहीं योगी आदित्यनाथ जी लगातार वहां की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत अजीब सी चीज नहीं है, क्योंकि नेपाल के साथ अब जिस तरीके से नेपाल की जनता खुद वहां पर राजशाही और हिंदू राष्ट्र के प्रति आ रही है, आरएसएस मैंने पहले ही बताया वहां पर अच्छे खासी भूमिका में है, तो ये सारी चीजें एक सुयोग पैदा कर रही हैं। और यहां पर अब दो तरीके का हो सकता है। मान लीजिए राजशाही वापस नहीं आए, एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि राजशाही मान लीजिए नहीं वापस आती, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है ना कि जो नेपाल के राजा साहब हैं ज्ञानेंद्र विक्रम, ये एक पार्टी बना लें, और पार्टी बना के डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उस सिस्टम से ही आप साहब जो है वो राजनीति में आ जाए, और राजनीति में आ जाए चुनाव जीत के, जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है उसके अनुसार वो वापस आए, फिर संविधान में परिवर्तन करें। एक ये रास्ता है, क्योंकि देखिए कहीं भी एक जो संवैधानिक प्रक्रिया जिसको बदल दिया जाता है, तो फिर एक सो कॉल्ड क्रांति के जरिए बदली गई है, तो उसको उस प्रोसेस में लाके देखना होगा। लेकिन कुल मिला के योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद साफ तौर पर ज्ञानेंद्र जी के साथ अब दिख रहा है। और जमीन पर मैं आपको बता दूं, मधेश समाज लगातार आरएसएस की फंक्शनिंग, उसका बेस जो है काफी हद तक गोरखपुर और सीमांचल एरिया में रहता है, और वहां से नेपाल में बहुत अच्छा नेटवर्क आरएसएस ने। और ये जो कुछ भी पूरा आपको एक नया साउंड जो हिंदू राष्ट्र का और राजशाही राज परिवार के वापसी, जो राजतंत्र था, क्योंकि एक तो 2008 से स्टेबल सरकार नहीं रही है, 13 सरकारें आई हैं। दूसरा, इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा गिरता गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज्यादा गिरता गया है, और खासतौर से चाइना के प्रभाव में और वामपंथियों के प्रभाव में आने के बाद जो संस्कृति जिसको लेके नेपाली समाज बड़ा स्ट्रिक्ट है, और वो बड़ा उसको लेके सचेत रहता है, और उसके रहने की परंपरा भी है, तो वो उसको जो है काफी ठेस पहुंची। तो इसको लेके लगातार गुस्सा है वर्तमान सरकार से, और ये गुस्सा अब धीरे धीरे केवल एक सरकार से न रह के नेपाल में 2008 से जो परिवर्तन हुआ है, जहां राजशाही नहीं रही, जहां हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया गया, उसके बाद से जो देश का हाल हुआ है नेपाल का, उसको लेके वहां की जनता नाराज है। भारत के लिए भी स्थितियां 2008 के बाद नेपाल की अच्छी नहीं रही हैं। तो भारत के लिहाज से भी, भारतीय समाज के लिहाज से भी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोटी और बेटी इन दोनों का संबंध है नेपाल से, सीमाएं तो खुली हुई हैं, बीच बीच में जो क्लेश आता है उसके लिए भी बेहद जरूरी है। तो यहां पर ज्ञानेंद्र विक्रम शाह का एक्टिव होना, योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स दिखाई देना, ये अभी एक यात्रा ऐसी बता रहा है कि नेपाल में भी राजशाही के ठीक पीछे पीछे नेपाल के हिंदू राष्ट्र के वापसी की संभावना बन रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की बेहद गंभीर भूमिका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आपने किया ही है, लेकिन और करिए और लोगों से करवाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने के बाद वीडियो का प्रसार और ज्यादा होता है। तो आज का ये एपिसोड नेपाल की बदलती राजनीति, नेपाल में राजशाही वापसी के बहाने हिंदू राष्ट्र की वापसी, और हमारे एक आइकान, हिंदू आइकान योगी आदित्यनाथ अब भारत की सीमा से निकल के नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र के प्रतीक हो गए हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो आप समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।